जय हिंद। आज हम उस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिनका व्यक्तित्व का गुणगान भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व गाता है। वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, परंतु उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जिससे वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेंगे। वो इंसान के रूप में देवता थे। आज हम उसी देवता की बात करेंगे। उस देवता से हम और आप सभी परिचित है, यानी कि जनता के चहेते एवं मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम चर्चा करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ था। इनका परिवार एक बहुत गरीब परिवार था, जो कि मुसलमान परिवार था। इनके पिता एक मल्लाहार थे जो नाव चलाते थे। वे परिवार में 10 बड़े भाइयों बहनों में से एक थे। अपने खर्च को निकालने के लिए वे अखबार बेचा करते थे। उनको पता था कि अखबार बेचने से पैसा मिलेगा। साथ ही साथ वो जब अखबार बेचते थे तो रास्ते में उन सभी अखबारों को पढ़ भी लिया करते थे। जब वे 8 साल के थे तो उनके गांव से बहुत दूर एक मास्टर साहब पढ़ाते थे। चूंकि बहुत ज्यादा गरीबी था उनके घर में, इसलिए वो फीस देकर कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए उनके गांव के बहुत दूरी पर एक मास्टर साहब रहते थे। तो उन मास्टर साहब का एक टारगेट था कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा मैं उसे फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होगी। उस बच्चा को सुबह 4 बजे नहाकर मेरे पास उपस्थित होना पड़ेगा। मैं सुबह 4 से 5 उस बच्चा को 1 घंटा ट्यूशन दूंगा। कलाम साहब को यह बात जच गया, क्योंकि चूंकि कलाम साहब बहुत गरीब थे, उनके पास इतना योग्य नहीं थे कि वह पैसा दे सके। इसलिए सुबह 3 बजे उठकर उसी समय नहाते थे। अब सोचिए, यदि गर्मी का मौसम हो तो चल जाएगा, लेकिन ठंडी हो या बरसात हो, उस वक्त वो नहाते थे। उस वक्त आंधी तूफान का सामना करते हुए गांव से बहुत दूरी पर उस मास्टर साहब के पास जाकर वे ट्यूशन लिया करते थे। जब वे ट्यूशन लेकर वापस घर की ओर लौटते तो उधर से ही अखबार को ले लेते थे, ताकि अखबार भी बेच दिया जाए और पढ़ भी लिया जाए। क्योंकि इनके पास पैसे का कोई स्रोत नहीं था, गरीबी घर में बहुत ज्यादा थी। इनके घर में उतनी साधन न थी जिससे प्रकाश से अपनी पढ़ाई को कर सके। इनके घर में सिर्फ 2 घंटे की पढ़ने की केरोसिन थी, यानी कि मिट्टी का तेल। माता पिता ने इनके पढ़ाई का रुचि को देखा और वे समझ गए कि यह बच्चा बहुत काबिल बनेगा। इसलिए उनके माता पिता ने अपने हिस्से के केरोसिन उनको दे दिया और उनके पढ़ाई को 7 से 11 कंटिन्यू किया। जब वे 5वीं कक्षा में थे तो इनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर जी बच्चों को यह सिखा रहे थे कि चिड़िया उड़ती कैसी है, लेकिन किसी बच्चों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि चिड़िया उड़ती कैसी है। तब सुब्रमण्यम अय्यर जी ने उन बच्चों को समुद्र के किनारे ले गया और उड़ते हुए चिड़िया को लाइव दिखाने लगा। उसी समय अब्दुल कलाम के मन में एक भावना उठी कि मैं भी पायलट बनूंगा, और उन्होंने पायलट बनने का सपना देख लिया। उनका घर समुद्र के किनारे था, लेकिन उनकी सपना आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने रामनाथपुरम के स्वाट हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरा की। एक दिन वे गलती से गलत कक्षा में प्रवेश कर गए। तभी उनके टीचर ने उनको खूब डांटा और कहा कि मूर्ख कलाम, तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हें किस कक्षा में जाना है, आखिर तुम कैसे क्लास को पास करोगे। कलाम को यह बात जच गई। उन्होंने इस बात को बहुत डीपली ले लिया और उसी दिन से उन्होंने खूब पढ़ाई चालू कर दिया। और आपको जानकर यह ताज्जुब होगी कि उसी वर्ष उन्होंने पूरे स्कूल को टॉप किया था। एमआईटी में उन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन एमआईटी यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उस समय का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था। उन्होंने प्रवेश लेने को सोचा, लेकिन चूंकि एमआईटी का जो फीस था बहुत ही ज्यादा था, वो उतने सक्षम नहीं थे पैसा के मामले में कि वो प्रवेश ले सके। लेकिन उनके बहन ने उनके रुझान पढ़ाई में रुझान को देखते हुए अपने सारे गहनों को बेच दिए और कुछ पैसा हुए उस पैसा को कलाम साहब को दे दिया और कहा कि जाइए आप पढ़ाई अपना चालू रखिए। फिर उन्होंने एमआईटी में प्रवेश लिया। उनके प्रोफेसर ने उन्हें विमान डिजाइन करने के लिए दिया, लेकिन चूंकि कलाम साहब के पहली बार का वो एक्सपेरिमेंट था, इसलिए उतना अच्छा न लगा। प्रोफेसर उनके इस डिजाइन को देखकर गुस्सा गया और बोले कि कलाम, तूने ऐसा डिजाइन बनाया, मुझे यह डिजाइन पसंद नहीं है। तब तक तुम अच्छा डिजाइन बनाकर नहीं दिखाते हो, तब तक मैं तुम्हारे स्कॉलरशिप को नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर कलाम साहब अचंभव में पड़ गए। उनका शरीर कांपने लगा कि यार, इतना मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरे बहन ने मेरे अपने गहने बेच दिए, आखिर मेरा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूंगा। फिर उन्होंने उस प्रोफेसर से माफी मांगी और कहा कि देखिए, आप हमें 1 महीना का टाइम दीजिए, मैं इससे बेहतर ढंग से डिजाइन बनाकर आपको दिखा दूंगा। लेकिन उस प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के अंदर तुम्हें इससे बेहतर डिजाइन बनाकर दिखाना पड़ेगा। कलाम साहब ने कहा कि ठीक है। उस 3 दिन में न तो कलाम साहब ने कुछ खाया न सोया, दिन रात परिश्रम करते रहे। दिन रात 3 दिन तक लगातार उन्होंने मेहनत किया। जब तीसरे दिन विमान की डिजाइन को उस प्रोफेसर के सामने ले गए तो प्रोफेसर भी देखकर अचंभव में पड़ गया कि आखिर यह काम तूने कैसे किया। एमआईटी को उन्होंने अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया। बाद में यह घर को चले हैं।
कुछ दिनों के बाद इनके पास 2 इंटरव्यू लेटर आया, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से और एक एयरफोर्स देहरादून से। आप सबको पता है कि इन्हें जाना कहाँ है, इन्हें जाना था एयरफोर्स देहरादून, क्योंकि इनका सपना था जब सुब्रमण्यम अय्यर जी समुद्र के किनारे लाकर बच्चों को चिड़िया उड़ने के बारे में सिखा रहे थे, तभी उन्होंने यह सपना देख लिया था कि मैं पायलट बनूंगा, और बहुत ही खुश हुए और एयरफोर्स के लिए देहरादून निकल पड़े। लेकिन जब वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर 25 लोगों का इंटरव्यू था और 25 लोगों में से सिर्फ 8 सीट ही थी। लेकिन चूंकि इनका जो रैंक था वो 90 रैंक पर आ गया, इसलिए इनका सपना वहीं पर चकनाचूर हो गया। यह बहुत मायूस हुए, बहुत उदास हुए और ये वापस घर की तरफ लौट रहे थे। चूंकि देहरादून से लौटने पर बीच में दिल्ली पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली से भी इनके पास एक इंटरव्यू लेटर आया था, इसलिए दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चले गए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डीआरडीओ में इन्हें नौकरी दे दी गई। इन्हें विक्रम साराभाई की टीम के साथ काम करने का मौका मिला। 1963 में विक्रम साराभाई के साथ ये नासा चले गए। जब ये नासा गए तो इनका जो नासा का डायरेक्टर था वो इनसे बहुत प्रभावित हुआ और कहा कि यह जो कलाम दिखता है यह आम आदमी नहीं है। तब जो नासा का डायरेक्टर था इन्हें तरह तरह की लालसा देने लगा और कहा कि यार कलाम तुम यहीं पर रुक जा, मैं तुम्हें यहीं पर जमीन दे दूंगा, अपनी यहाँ का नागरिकता दे दूंगा, अपने घर दे दूंगा, बंगला दे दूंगा, आराम से जिंदगी में ऐश करना, तुम यही किसी के साथ शादी करना। अपने कलाम साहब अपने जीवनी में लिखते हैं कि वे कुछ समय के लिए विचलित हो गए और कोई भी विचलित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गरीबी से उठकर जाता है कोई बड़े पद पर तो कोई भी विचलित हो जाएगा, लेकिन यह भारत माँ के सच्चे लाल थे, विचलित नहीं हुए और नासा की उस डायरेक्टर से कहा जब तक जिंदा हूँ अपने भारत माँ के लिए कोई काम को करूंगा, और वे वापस इंडिया चले हैं और डीआरडीओ में काम करना शुरू कर दिए। चूंकि उस समय देश आजाद हुआ था इसलिए उतना पैसा नहीं था डीआरडीओ के पास कि इनके लिए ऑफिस वगैरह को मुहैया करा सके, तो इन्होंने चर्च में अपना ऑफिस बनाया और अपने रॉकेट लॉन्चरों को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट जो खोला वो एक गौशाला में अपने एक्सपेरिमेंट लैब को खोला। आप लोग उस फोटो से भली बात परिचित होंगे। जब रॉकेट को छोड़ने के लिए ले जाया गया तो साइकिल और बैलगाड़ियों पर उसे लाद कर ले जाया गया और रॉकेट लॉन्चर जो था वह एक नारियल के पेड़ था। 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। इस रॉकेट को बनाने में वो इतना मशहूर हो गए कि अपने सगाई तक को भूल लिया। 1969 में इन्हें इसरो के डायरेक्टर बनाया गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना SLV-3, अब ये SLV-3 क्या होता है तो सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर, लेकिन उतना पैसा नहीं था कि यह SLV-3 पर काम कर सके। सरकार उस समय इंदिरा गांधी की थी, उन्होंने कुछ पैसा दिए, बहुत कम लागत में इन्होंने काम को प्रारंभ कर दिया। 24 घंटा में से यह 18 घंटा लगातार काम करते हैं। पूरे साल भर ये काम किए, यानी कि 10 साल इन्होंने लगातार परिश्रम किया, यानी कि 1969 से 1979 तक खूब परिश्रम किए। 10 साल में आपको जानकर यह बहुत असंभव होगा कि इन्होंने सिर्फ 2 बार ही छुट्टी लिया। इनके लिए कोई भी ईद, बकरीद, कोई भी दशहरा, दीपावली की इन्होंने छुट्टी नहीं ली। 1979 में इनका SLV-3 फेल हो गया, इनका जो मनोबल था एकदम टूट गया। तब इनके प्रोफेसर जो थे सतीश धवन, इनको बुलाया और कहा कि चलिए मीडिया वाले आपसे सवाल पूछेंगे। ये एकदम डर चुके थे, क्योंकि डरे इसलिए थे क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था, उतना पैसा नहीं था, सरकार ने जो पैसा दिया था शायद यह पैसा पानी में डूब चुका था। जब ये मीडिया के सामने गए तो इनका जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर धवन, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया और मीडिया वालों से कहा कि देखिए यह बहुत योग्य हैं, पहली बार था इसलिए कुछ गलती हो गई, इस गलती का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं आप लोग से यह वादा करता हूँ यह जो इन्होंने 10 साल में काम किया है, 1 साल के अंदर इसी काम को आप लोग के सामने करके दिखाएंगे। अब्दुल कलाम अपने प्रोफेसर धवन के मुंह की तरफ देखने लगे और सोचे कि यार जो मैंने काम 10 साल में किया था वो आखिर 1 साल में मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर वो अपने टीम के साथ दोगुनी ऊर्जा के साथ उस काम में जुट गए और 1 साल की कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने SLV-3 को बना भी दिया और साथ ही साथ उसे लॉन्च किया, और लॉन्च जब किया तो वह सफल हो गया। फिर मीडिया आई और जब मीडिया आई तो जो इनके प्रोफेसर धवन थे वो कहें कि चलो कलाम, मीडिया आई है, उनके सवालों का जवाब दो। जब वे मीडिया के सामने पहुंचे तो प्रोफेसर धवन ने माइक लेकर कलाम साहब को दे दिया और कहा कि आप जीत गए हैं, अब आप जवाब दीजिए। उस समय कलाम साहब को एक बात समझ में आई कि आखिर प्रोफेसर धवन इतना महान व्यक्ति हैं। जब मैं असफल हुआ तो मीडिया से खुद इन्होंने जवाब दिया, और जब मैं सफल हुआ तो मुझे जवाब देने के लिए कह रहे हैं। यह उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए। प्रोफेसर धवन को इंदिरा गांधी ने बुलाया और इन्हें बहुत सम्मानित किया और कहा कि अपना कलाम साहब को बुलाइए। तब प्रोफेसर धवन ने अब्दुल कलाम के पास फ़ोन किया और कहा कि महाराज आपको इंदिरा गांधी मिलने के लिए बुला रही हैं। तब कलाम साहब घबरा गए और बोले कि यार वो तो देश की प्रधानमंत्री है, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ, मेरे जूते फटे हुए हैं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है ढंग का। तब प्रोफेसर धवन ने गजब का जवाब दिया और कहा कि आपने सफलता के सूट पहन रखे हैं, आपको अन्य सूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वे इंदिरा गांधी के पास गए, उन्होंने बहुत सम्मानित किया। तब उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना है, वो हम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम उनसे निपट लें। आप परमाणु बम बनाने के बारे में सोचिए। तभी अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और कलाम साहब जाते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उनसे हाथ नहीं मिलाते बल्कि गले मिल लेते हैं। तब इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अटल जी जरा संभल के, यह मुसलमान है। तब अटल जी ने कहा कि देखिए इंदिरा गांधी जी, मानते हैं यह मुसलमान है, लेकिन सबसे पहले यह भारत का एक नागरिक है, और उससे भी बड़ा है कि यह भारत का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। और वे कहकर चले गए। बाद में अब्दुल कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में इन्हें डीआरडीओ का डायरेक्टर बनाया गया। 2014 में इन्होंने पीएसएलवी को छोड़ा, जो कि सफल हो गया। इसी कलाम साहब की देन है कि आज हम 10 रुपए प्रति किलोमीटर के कम से भी लागत में हम मंगल ग्रह की दूरी को तय कर सकते हैं। यह इतने महान थे कि इनका गुणगान किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।